तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ रशिया का कंटिन्यू। तो गाइस लास्ट टाइम जब हमने लीव करा था तब आपको पता था कि जर्मनी डिफीट हो चुका है और सोवियत यूनियन जीत चुका है और अब उन्होंने अब वो यूरोप को कंट्रोल करते हैं। तो नाउ आफ्टर विक्ट्री उनकी ट्रीटी के हिसाब से उनको पोलैंड, जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ चेकोस्लोवाकिया, एक ऑस्ट्रिया का पार्ट, एक जर्मनी का पार्ट, एक रिपब्लिक ऑफ हंगरी और रोमेनिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया, ये जो दगाई थी ये फेडरल रिपब्लिक यूगोस्लाविया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया ये इंडिपेंडेंट थी। बाकी सब सोवियत यूनियन पे कब्जा था। तो अब नाउ सोवियत यूनियन बेसिकली एक सुपर पावर बन गया था और अब वो मोस्टली यूरोप को कंट्रोल करता था। पर अब दुनिया को एक शॉकिंग रियलाइजेशन हुई अबाउट अमेरिका, द न्यूक्लियर बॉम्ब। हाँ, बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जापान से वॉर कर रहा था यूएस, तो यूएस ने क्या करा, उन्होंने बेसिकली एक बॉम्ब बनाया, द न्यूक्लियर बॉम्ब, एक एटॉमिक बॉम्ब इसको बोलते हैं। तो नाउ ये एटॉमिक बॉम्ब जो था ये किसी भी सिटी को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता था और ये अनइमेजिनेबल पावर किसी कंट्री के पास नहीं थी और इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स एक सुपर पावर बन गया न्यू एरा में। इससे सोवियत यूनियन को बहुत डर हुआ, तो फिर उन्होंने अपना खुद का न्यूक्लियर रिसर्च चालू करी और अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और इसको यूज़ करा, जिससे वर्ल्ड को पता चल चुका था कि अब सिर्फ 2 सुपर पावर है, सुपर जो दुनिया को ख़त्म कर सकती है। इसलिए इसको बोलते हैं द स्टार्टिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। तो नाउ बेसिकली अब जो था, अब ये ऐसा था, यूरोप वेस्टर्न साइड पे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी और कैपिटलिस्ट, और ईस्टर्न साइड पे थी द कम्युनिस्ट कंट्री। और हाँ, बेसिकली जो जर्मनी थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, पर बाद में उनको वो इंडिपेंडेंट कर दिया था वेस्ट और ईस्ट में। तो पहले का हम ऑक्यूपेशन बता देते हैं। ऑक्यूपेशन था पूरा ईस्ट जो जर्मनी था वो सोवियत से अंदर था, और जो भी वो वेस्टर्न साइड पे था हैम्बर्ग, ये ब्लू ग्रीन एरिया यूके का था, ब्लू फ्रांस का, और ये पर्पल जो था ये था यूनाइटेड स्टेट्स का। यूरोप और विंस्टन चर्चिल जो यूके का लीडर था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, उसने बोला कि अब एक आयरन कर्टन आ चुका है। मतलब जो येलो लाइन देख रहे हैं आप, जो ये बॉर्डर कर रहे हैं, ये वाली, ये इस बॉर्डर को अब लोग द आयरन कर्टन के से रेफर करने लगे। यह भी एक तरीके का स्टार्ट हुआ कोल्ड वॉर का। नाउ मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बस बताया था कि सोवियत यूनियन का लीडर था तो जोसेफ स्टालिन, बट नाउ जोसेफ स्टालिन ने एक ब्रेन हेमरेज की वजह से मर गया। नाउ निकिता क्रुश्चेव पावर में आ गए थे बाय द जनरल असेंबली, और उसने एक न्यू चीज़ वो डिक्लेयर करी जिसका नाम था द डिस्टालिनाइजेशन। नाउ आफ्टर डिस्टालिनाइजेशन सोवियत यूनियन ने अपना पहला रॉकेट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में करी और ह्यूमंस को पहली बार एक सैटेलाइट स्पेस में लगाई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी बाय द सोवियत यूनियन। एज नाउ अब लोग स्पेस में भी जा सकते थे ना। ये ग्राफ है जो आपको बता रहे हर स्पेस मिशन। सबसे पहला मिशन जो हुआ था अक्टूबर 4, 1957 को, वो था द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम था स्पुतनिक 1। और फिर एनिमल्स को भेजना शुरू हो गया, और डॉग लाइका, आपको पता ही होगा शायद, वो एक डॉग थी जो जिसका नाम लाइका था। वो एस्ट्रोनॉट फर्स्ट एनिमल टू विजिट स्पेस का नाम उस पर लग गया, और वो स्पुतनिक 2 में गई थी। फिर यूएस के फर्स्ट सैटेलाइट जिसका नाम था एक्सप्लोरर 1, वो उसको लॉन्च करा गया। और एक और सैटेलाइट जो थी वो था, एक और सैटेलाइट थी, पर उसके साथ साथ था फर्स्ट ह्यूमन दैट इज़ एन अमेरिकन टू विजिट स्पेस। इन 1960 पहला कॉस्मोनॉट सेलेक्ट हो गया। नाउ आपको लग रहा होगा कि ये मैंने बोला कि ह्यूमन को स्पेस में भेजा है, नहीं, अभी
ह्यूमन ने फर्स्ट एस्ट्रोनॉटिक ग्रुप को बनाना शुरू करा है। यहाँ कॉस्मोनॉट सेलेक्ट होना शुरू हो गए हैं और फिर एक ही साल बाद पहला बंदा जो था यूरी गैगरिन, वो स्पेस में गया और एक अचीवमेंट कर ली कि अब स्पेस में लोग जा सकते हैं। फिर कुछ साल बीतने के बाद ये फर्स्ट अमेरिकन इन ऑर्बिट जॉन ग्लेन जो था वो मर्क्यूरी एंड एटलस 6 की वजह से फाइनली स्पेस में गया। नाउ आफ्टर दैट फर्स्ट वुमेन वैलेंटीना तेरेश्कोव वॉस्टॉक 6 पे 1963 पे उड़ी और स्पेस में गई, पहली वुमेन। फिर सोवियत गवर्नमेंट ने बेसिकली अपने मून प्रोग्राम्स को स्टार्ट करना शुरू करा और पहला फ्लाई बाय करा। फिर पहले बहुत सारे लोग गए। फर्स्ट मल्टी पर्सनल मिशन एकम्प्लिश करा गया, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर हुआ द फर्स्ट स्पेस वॉक और फिर हुआ यूएस का पहला मल्टी पर्सनल स्पेस क्राफ्ट और फिर फर्स्ट स्पेस वॉक करी एक अमेरिकन ने, एड वाइट, इन 1965। फर्स्ट ऑर्बिटेबल रेनसॉट, मतलब बेसिकली एक ऑर्बिट का जो होता है ना, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाना। फिर एक डेथ सर्जरी कॉर्लोव जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था सोवियत स्पेस मिशन का, और जब वो मरा तब बेसिकली सोवियत स्पेस मिशन अचानक से रुक गया और फिर वो कभी यूनाइटेड स्टेट्स को कैचअप नहीं कर पाया। फिर पहली डॉक करा गया स्पेस में और फिर अपोलो लैंडिंग की टेस्टिंग होना शुरू हो गया। पहली स्पेस फ्लाइट फर्टैलिटी हुई, मतलब स्पेस में कोई मरना, जिसका नाम था व्लादिमीर कॉर्नव। फिर पहला स्पेस क्राफ्ट जो था जो मून के ऑर्बिट में था फिर वापस अर्थ में आया। फिर पहला अपोलो प्रोग्राम, फिर पहला क्रू को मून के अराउंड करा, फिर एक्सप्लोजन ऑफ द एन मून एंड देन द फर्स्ट person to land on the moon, Neil Armstrong and Buzz Aldrin on Apollo 11 1969। ये था पूरा एक समरी स्पेस रेस की। ऑल्दो स्पेस में बहुत सारी अचीवमेंट हो रही थी, एक बहुत बुरी चीज़ आ रही थी ऑन अर्थ। सोवियत ने बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ने टर्की में और इटली में मिसाइल लगा रखे जो सोवियत एयर स्पेस को थ्रेटन कर रहे थे, तो को काउंटर करने के लिए उन्होंने क्यूबा पे न्यूक्लियर मिसाइल लगाई। तो ऐसी बहुत सारी जगह न्यू से न्यूक्लियर मिसाइल्स RBM एंड IRBMs वो सब भी इस आइलैंड पे लगा दी, जिससे बेसिकली अमेरिका बहुत वो हो गया खतरे में। और फिर बेसिकली यहाँ इस कोस्ट में, इस हवाना के कोस्ट में, ये हवाना है क्या जहाँ स्टार है, वहाँ एक सोवियत सबमरीन थी और वहाँ एक अमेरिकन थी। अमेरिकन ने उनको देखा और उन पर डेथ चार्ज करने लगा ना। डेथ चार्ज क्या होता है? बेसिकली एक अलर्ट बॉम्ब होता है कि ये एक्चुअली डैमेज नहीं करता शिप को और ये अलर्ट कर देते हैं। नाउ सोवियत क्रूज को लगा कि ये वर्ल्ड वॉर 2-3 शुरू हो चुकी है और अब वॉर शुरू हो चुकी है, इसलिए उनको न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च होना चाहिए। इसका मतलब एक पूरी टोटल न्यूक्लियर वॉर। पर उनके क्रू ने अपने आप को रोका और फिर उन्होंने नहीं लॉन्च कर न्यूक्लियर बॉम्ब, जिससे वर्ल्ड बच गया। ये बहुत इंटेंस टाइम था और इसको ये क्यूबन मिसाइल क्रैशेस कहते हैं। नाउ सोवियत की पावर अब धीरे धीरे कम हो रही थी और फिर एक्चुअली जब जिस एरा को लास्ट सोवियत एरा कहते हैं वो तब शुरू हुआ जब द बर्लिन वॉल फॉल हुई। बेसिकली 1960s के दौरान सोवियत यूनियन ने ईस्ट बर्लिन में एक वॉल लगा दी, जिससे लोग अब वेस्ट बर्लिन में नहीं जा सकते थे। इसके खिलाफ रिवॉल्ट हुए, लाखों लोग मरे और पर एक दिन फाइनली जर्मन्स ने यूनाइट कर दिया और तोड़ दिया बर्लिन वॉल को, जिससे सोवियत की पावर कम होने लगी। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। फाइनली कुछ साल बाद इन 1991 सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया।
नाउ पहले तो स्टेट्स थे, वो थे लिथुएनिया, लातविया, लिथुएनिया, यानी ये 4, 8, 9 जो आप देख सकते हैं। फिर ये बाकी धीरे धीरे करके सारे स्टेट्स टूटने लगे और फिर फाइनली इन 1991 रशिया, कजाकिस्तान, रशिया, बेलारूस और यूक्रेन ने साइन करा ब्रेकअप एक्ट, जिसमें सोवियत फ्लैग को क्रेमलिन से नीचे उतारा गया और सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। ऑल्दो सोवियत यूनियन कजाकिस्तान में भी बचा था पर सिर्फ 10 दिन के लिए ऑपरेट कर पाया और फिर तो सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, जिससे द रशियन एरा बिगेन। आफ्टर द रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन हुए पर रशिया ने रोक लिए, जैसे फॉर एग्जांपल द चेचनियन वॉर जो थी उसमें रशिया के खिलाफ रिवोल्ट हुई पर रशिया ने उनको क्वेल कर दिया। ये पहला टाइम था जब पुतिन ने अपनी पावर शो करी। और हाँ, पहले बता दूँ, पुतिन जो था वो पहला लीडर नहीं था रशिया का, पहला था बोरिस येल्त्सिन, पर वो अच्छा नहीं था। उसके बाद हुआ तो क्राइमियन एनेक्सेशन। नाउ बेसिकली रशिया ने क्राइमिया को वोट कर लिया अपने अंदर लाने के लिए और फिर रशिया ने क्राइमिया को नेक्स कर, और फिर आज हम आ चुके हैं इन द मॉडर्न एरा, आज के डेट जब द यूक्रेनियन वॉर चल रही है। ये देखो, ये मैप है, जो रेड एरियाज है वो रशियन कंट्रोल के अंदर है और और अभी तो वॉर चल रही है। ब्लू एरिया जो है वो कब्जा करी टेरिटोरीज थी जो वापस यूक्रेन ने कर लिए। अब पता नहीं क्या होगा और हमें कभी नहीं पता चल सकता कि इस में क्या होगा। तो गाइस मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।